हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th के लिए कल बैच जो है वो रन कर रहे हैं और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ में अभी तक टोटल 8 चैप्टर कवर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, इसके हम लोग 9.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ये देख चुके हैं कि अनुक्रम क्या होता है, हम लोग ये देख चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसका nवां पद, उसका n पदों का योगफल, बहुत कुछ देख चुके हैं। आज ये वीडियो एकदम फ्रेश वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, कैसे उसका हम लोग nवां पद ज्ञात करते हैं, कैसे हम लोग उसके n पदों का योगफल निकालते हैं, सार्वनुपात क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एएन का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ इस क्लास में आज डिस्कस होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो लाइक कीजिए, पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को पिछले देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी की, तो आपकी हेडिंग होनी चाहिए गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी। ये आपकी हेडिंग आपकी कॉपी पे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि आपको एक श्रेणी दे दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2, फिर उसके बाद 2 के बाद 4, फिर उसके बाद 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर आपका 16, फिर उसके बाद 32, इस तरीके से करते करते एक आपको श्रेणी दे दी गई। आपको नहीं पता कि ये श्रेणी कौन सी श्रेणी है, क्या ये गुणोत्तर है या फिर ये कोई और श्रेणी है, क्योंकि श्रेणियां तो बहुत टाइप की होती है, गुणोत्तर और समांतर आपके कोर्स में है। तो ये हमारी 2, 4, 8, 16 और 32 ये एक श्रेणी दी गई है। आपको कुछ नहीं पता कि ये कौन सी श्रेणी है, कैसे पता करेंगे कि ये गुणोत्तर श्रेणी है। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में जीपी भी कहते हैं। और जो समांतर श्रेणी होती है उसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं, उसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे समांतर श्रेणी में पढ़ते थे कि ये इसका प्रथम पद होता था, तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा कौन सा पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, और ये कौन सा पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये चतुर्थ हो गया, और ये इसका पांचवा पद हो गया, जिसको हम पंचम पद भी कह सकते हैं। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे जाएंगे और इसका nवां पद अभी निकालेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसका जो प्रथम पद होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, A1, और जो कि A ही होगा, जैसे कि समांतर श्रेणी में होता था। उसके बाद फिर उसमें हम लोग पढ़ते थे किस तार, क्या पढ़ते थे हम लोग उसमें, सार्वांतर। यहां पे पढ़ेंगे हम लोग सार्व अनुपात, क्या पढ़ेंगे, सार्व अनुपात। आप ध्यान से सुनना, सार्व अनुपात को अंग्रेजी के आर अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्यों ऐसा, सार्व अनुपात को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन रेशियो, इसलिए आर जो है वो रेशियो यहां पे बताता है, इसलिए क्या है वो आर से लिखा जाता है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, इस श्रेणी को जरा ध्यान से देखिए, ये 2, 4, 8, 16 और 32 लिखा हुआ, मतलब पहले 2 है, फिर 4 हो गया, 4 से फिर 8 हो गया, फिर 8 से 16 हो गया, फिर 16 से 32 हो गया, फिर 32 से 64 होगा, 64 से 128 होगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो पद 2, 4, 6, 8 आपको यहां दिख रहे हैं, पहले जो आपको यहां 2 दिख रहा है, फिर 2 से 4 हो गया, इसका मतलब हर बार ये 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। हर बार ये 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ये हर बार 2 से क्या होता चला जा रहा है, गुणा होता जा रहा है। मतलब कि एक ऐसी श्रेणी जिसमें 2 जो क्रमागत पद हो, वो एक निश्चित संख्या से क्या है कि मतलब पहले पद के बाद दूसरी संख्या लाने के लिए कोई एक निश्चित हमारा कोई क्या है संख्या है, उससे गुणा हो रहा है, या हो सकता है भाग हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनिए कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसका मतलब जो सार्व अनुपात होता है उसका कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। हाँ, बाद वाले पद को पहले वाले पद से भाग करने पे जो हमको मिलता है उसको बोलते हैं सार्व अनुपात। इसका मतलब अगर मुझे आर निकालना है तो हम 4/2 कर सकते हैं, 2 ही आएगा।
हम 8/4 कर सकते हैं, हम 8/4 कर सकते हैं, तब भी 2 ही आएगा। इट मीन्स अगर मैं साफ साफ बोलूं तो मैं ये कर रहा हूं कि अगर ए एन हमको दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए कि ए एन मेरा ये वाला पद है, तो इससे जस्ट पहले जो पद आ रहा है मैं उसी से क्या कर रहा हूं, उसी से मैं भाग कर, इसलिए सार अनुपात अगर निकालना है तो बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए एन और ए एन माइनस 1। अगर इस फॉर्मूले से आपको डर लग रहा हो तो इसको इग्नोर कर देना और ये याद कर लेना कि दूसरा पद बटे पहला पद ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्लियर है कि मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चे लाइन से बैठे हैं तो दूसरी लाइन वाले में से कोई एक उठाया, फिर आगे वाले लाइन में से उठाया, भाग कर दिया, वही है कि 4/2 कर लो तब भी। अच्छा ठीक है, ये सार अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो सार अनुपात कितना है, 2 है, क्योंकि हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। ये सार अनुपात दशमलव में भी आ सकता है, ये सार अनुपात बटे में भी आ सकता है, ये सार अनुपात एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, ये सार अनुपात आपका हो सकता है निगेटिव भी आ जाए, तो मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज भी हैं कि ऐसा हो सकता है। आगे चैप्टर में आप लोग देखते ही रहेंगे अभी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब इतना आपने निकाल लिया, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका जो पहला पद है वो कितना है, 2 है, तो हमने क्या लिखा, 2 लिखा। दूसरे पद में क्या हो रहा है कि मतलब 2 तो था ही, हमने 2 से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया। इसके बाद वाले पद में क्या होगा, इसके बाद वाले पद में ये 2 तो है ही, और उसके बाद जब मैं कहूं कि ये 4 तो है ही, 4 को फिर से 2 से गुणा किया गया है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि 2 गुणे फिर से 2 गुणे फिर से 2 हो रहा है। ध्यान से सुनना, इट मीन्स ये आपका जो बच्चों क्या है, ये आपका आर है, हर बार आर से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ए है, ये आपका ए है, और ये क्या है, ये है आपका आर स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, है ना। अगर इसमें मैं ध्यान से देखूं तो आपका 2 है, उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 2 गुणे 2 गुणे 2 है। इट मीन्स ये जो है ना, ये हमारा आर क्यूब है, 3 बार गुणा। ठीक, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर से अभी हम देखेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। प्रथम पद और सारानुपात तो आप समझ ही चुके होंगे, आई होप आप इतना तो समझ चुके होंगे कि प्रथम पद क्या होता है और सारानुपात क्या होता है। एक दूसरी श्रेणी लेते हैं फिर बता। मान लीजिए कि आपके पास लिखा है 2, फिर 2 के बाद फिर हो गया आपका 8। ठीक है, 2 के बाद क्या हो गया, 8, 8 हटा 2, 6 का 2। ठीक, फिर उसके बाद 6 का फिर से कुछ हुआ, 18 हो गया, फिर उसके बाद 18 के बाद 54 हो गया, इसी तरीके से करते करते आगे गए। तो ये जो प्रथम पद है ना, वो ए बराबर कितना है, 2, और आर बराबर अगर निकालना है तो 6/2, इसका मतलब 3 आएगा। 18/6 करोगे तब भी 3 आएगा, 54/18 करोगे तब भी कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो ये मेरा क्या है, आर है। अब सोचिए कि प्रथम पद को हम लोग A1 से लिखते थे, जो कि ए होता है। ध्यान से देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा A2 है उसमें हम ए लिख रहे हैं और आर से गुणा कर रहे हैं, मतलब ए आर हो जाएगा। फिर जो मेरा A3 है उसमें मैं क्या कर रहा हूं कि ए लिख रहा हूं और आर को स्क्वायर मतलब 2 बार कर रहा हूं। तो देख लीजिए, इसको देखिए, 2 है ये वाला पहला पद, और आर का स्क्वायर देखिए, 9 9 दूनी 18। यहाँ पे आ जाओ चौथे पद पे, 2 लिखा, फिर आर का पावर 4 कर दिया, सॉरी 3 कर दिया, तो ये हो जाएगा 27, 27 दूना 54। इसका मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो मैं ये कर रहा हूं कि जब तीसरा पद निकाल रहा हूं तो ए आर स्क्वायर लिख रहा हूं, इसी तरीके से जब चौथा पद निकालूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों, ए आर की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, अब आ जाओ ए की पावर ए की एन वापस पे आ जाओ, मतलब ए एन पे आ जाओ। क्या होगा फर्क, सोचो एक बार। पहला पद तो सब में है ही, मतलब ए तो सब में है ही, और आर की पावर पे जरा ध्यान देना। यहां अगर 4 है तो यहां 3 है, यहां 3 है तो यहां 2 है, यहां 2 है तो यहां 1 है, और यहां 1 है तो वहां आर है ही नहीं, मतलब आर की पावर 0 है। इसका मतलब जितना यहां है उससे कम, यहां कितना है एन, तो वहां कितना होगा, एन से एक कम। इसका मतलब इसके एनवें पद का जो फॉर्मूला है वो ये आएगा। समझ में आ रही बात,
तो ये आपको फॉर्मूला नोट करना है कि गुणोत्तर श्रेणी का, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का, अब मैं जीपी बोलूंगा बार बार, ठीक है ना, गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद, nवां पद, ये आपका आंसर हो जाए। समझ में आ रही बात? तो हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद देख लिया, हम लोगों ने गुणोत्तर श्रेणी का सार्वधानुपात देख लिया, हमने यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का जो है प्रथम पद देख लिया, ये सारी चीजें देख ली। अब मैं बात करूंगा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो आपकी हेडिंग क्या होगी? आपकी हेडिंग होगी जीपी के, मतलब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। जीपी के n पदों का योगफल। हाँ, ध्यान दीजिए, किससे लिखेंगे इसको? किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एसएन से किया जाएगा। चलो देखते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ पद दिए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पहला पद, फिर उसके बाद दूसरा पद ए आर से लिखेंगे, तीसरा पद ए आर स्क्वायर होगा, मतलब हर बार एक ही बढ़ता जा रहा है, फिर ए आर की पावर 3 होगा, फिर इसी तरीके से डॉट डॉट करते करते हम इसका nवां पद लिख देंगे, ए आर की पावर n-1 मेरे लाल, है ना। तो ये कुछ पद हैं, इन सब को जोड़ डालो और जो मिलेगा वो एसएन मिलेगा। तो ये हो गया गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल बच्चों। ठीक है, समझ में आया इतना? अब इनका फॉर्मूला बनाना, क्योंकि हर बार तो हमें ये इतने लंबे तरीके से तो जोड़ना नहीं पड़ेगा ना, तो मतलब एक फॉर्मूला बने। मान लीजिए कि इस तरीके से 50 बार लिखा हो और आपको जोड़ना हो तो कठिन होगा, तो एक फॉर्मूला बनाएंगे और जो फॉर्मूला बनाएंगे उससे सबका योग निकल आएगा। उस फॉर्मूले में क्या क्या होना चाहिए? उस फॉर्मूले में n होना चाहिए, उस फॉर्मूले में r होना चाहिए, उस फॉर्मूले में पहला पद होना चाहिए। अब ध्यान देना, वो फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक, ये लिखा हमने। इससे क्या करते हैं? इससे समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक, अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 को r से गुणा करने पर। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं इसका रीजन भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कुछ अपने जबरदस्ती नहीं करूंगा, इसको r से गुणा करो पहले, फिर खुद ही पता चल जाएगा। तो इसको करेंगे तो ए आर होगा, इसको करेंगे तो ए आर की पावर 2 हो जाएगा, r से गुणा कर रहे हैं। इसको करेंगे तो ए आर की पावर 3 हो जाएगा। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 4 और है और लिखो नहीं, पढ़ा। ठीक, अब इसको देखो, इसको भी हम किससे गुणा करेंगे? r से। दिमाग लगाइए, हमारे पास है ए आर की पावर n-1 और हम इसको r से गुणा करेंगे, मतलब r की पावर 1 से। तो जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसका मतलब ए आर n-1 और प्लस 1 ये इससे कट जाएगा, ए आर की पावर n बचेगा r से गुणा करने पर। फिर से सुनिए, कोई नहीं बताएगा बच्चों ये चीजें कि 1 से जब हम r से गुणा कर रहे हैं तो ये कैसे बचा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये क्लियर ही नहीं होगा कि सर ये कैसे बचा। तो बच्चों यहाँ पे जो बचेगा ना, वो बचेगा ए आर, और ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब मैं एक काम करता हूँ, सॉरी ए आर की पावर n। अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, इन दोनों समीकरणों को घटा देता हूँ। क्यों घटाऊंगा? इसलिए ये जो बीच वाले डॉट डॉट वाले पद हैं ये खत्म हो जाए, इसलिए घटाऊंगा। ठीक, तो अब आपके मन में जो सवाल था कि आपसे गुणा क्यों किया, तो समझ चुके होंगे कि इनको काटने के लिए सर ने गुणा किया है। ठीक है, और ना कि सोचो समीकरण नंबर 1 और 2 अगर एक ही जैसे लिख देते तो जब उनको घटाते तो 0 बचता, इसलिए r से गुणा करके कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1-2 करने पर, ठीक है, देखो फॉर्मूला डायरेक्ट भी मैं बता सकता था पर उसमें समझ में नहीं आता, तो हम इनको घटाते हैं। तो हमने क्या किया, Sn माइनस r और डॉट Sn इक्वल टू, इनको देखो कैसे करते हैं। ठीक, हमें लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लिखकर करते हैं। Sn इक्वल टू, पहले वाला उतार लो, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैंने एक टर्म लिखा नहीं बच्चों,
यहाँ ए की पावर 4 मैंने लिखा नहीं है, बस समझना कि सर इसको लिखा क्यों नहीं। यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 ही है, लिखो चाहे ना लिखो। और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए आर की पावर एन माइनस 1। ठीक है, ये पहला उतारा। दूसरा समीकरण नंबर क्या है, आर डॉट एस एन क्या है, ए आर। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहां से लिखना शुरू करता हूँ क्योंकि ताकि कट जाए। फिर उसके बाद ए आर स्क्वायर, फिर ए आर की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, मैं दूसरा समीकरण लिख रहा हूं, क्या बचेगा मेरे पास, डॉट डॉट डॉट, और ये समझ लो डॉट 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 में डॉट 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 प्लस 3 ही डॉट लगते हैं, ए आर की पावर एन, ये बचेगा। ठीक, अब ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को घटा रहा हूं तो इसका यह मतलब है कि यहां पे इनका चिन्ह भी बदलेगा। ठीक, समझ रहे ना, यहाँ पे इनका चिन्ह भी बदलेगा। चलो देखते हैं। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, अब ये नहीं कट रहे। अब एक चीज सोचिए कि ए आर की पावर एन लिखा है, इससे जस्ट पहले वाला कौन आएगा, इससे जस्ट पहले वाला पद कौन सा है। मान लो आपको मैं लिख कर दे दूं ए आर की पावर 8, मैं इससे पूछूं इससे जस्ट पहले वाला कौन आएगा, आप कह देंगे सर ए आर की पावर 8 है ना, तो 7 कर दो इस बार। सर ये 9वां पद है और ये हमारा 8वां पद होगा, क्योंकि ये पावर कहाँ होती है जैसा आपने अभी बताया था। तो इसका मतलब इसके जस्ट पहले जो आएगा पद वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ए आर की पावर एन माइनस 1, और जब ये घटेगा तो इसे कटेगा, तो इसका मतलब इधर से बचेगा मेरे पास ए और माइनस ए की पावर एन आर एन, ए आर की पावर एन, और यहां बचेगा मेरे पास एस एन माइनस आर डॉट एस एन। समझ में आए मेरे बच्चों, यहां से एस एन कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस आर, यहां से ए कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा 1 माइनस आर की पावर एन। और अब देख लो डॉट डॉट वाली कहानी खत्म हो चुकी है, तो इसका मतलब एस एन इज इक्वल टू ए और 1 माइनस आर की पावर एन, बदले में बचेगा आपका, बच्चों दिख रहा है ना, वही मैं देख रहा हूं, 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला बन जाएगा एस एन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने कुछ पद थे उनको जोड़ा है, समीकरण नंबर 1 माना है, फिर आर से गुणा कर दिया है समीकरण नंबर 1 को, और दोनों को आपस में घटा दिया है। घटाने के बाद ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब इस फॉर्मूले के साथ थोड़ी सी हम क्या करते हैं, इसके साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि जब किसी को तंग करो ना तो उसकी असलियत पता चलती है। ये जिंदगी का जो है क्या होना चाहिए कि किसी को जब तंग करोगे तो वो कितने पानी में है ये पता चल जाए, है ना, तो इसलिए तंग करना भी जरूरी है। देखिए इसको तंग करते हैं, हमने लिखा कि एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन और नीचे 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हमने लिखा है। अब एक ऐसी चीज मैं बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पढ़ी ना या पढ़ी भी होगी, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन या हो सकता है आपको पता भी हो। अच्छा एक बात बताओ, आर की पावर एन को पहले लिख लूं और 1 को बाद में लिख लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ बिल्कुल पड़ेगा, आगे माइनस आएगा। क्या आएगा, आगे माइनस आएगा, इट मींस आपने सर माइनस कॉमन लिया, तो आर की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। अब ऊपर वाले ने कहा अरे भैया बहुत अच्छा हुआ हमको आगे बिठा दिए, नीचे वाला परेशान है, उसने कहा भैया मेरे को भी आगे बिठाओ। ठीक है, उनको भी आगे बिठा देते हैं, तो आगे बिठाने का कुछ खर्चा तो होगा ना, माइनस आगे आएगा और ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला दिया गया है तो इसका ये फॉर्मूला भी हो सकता है। समझ में आई बात, ये फॉर्मूला भी हो सकता है जो मैंने यहाँ पे अभी आप सभी के सामने लिखा है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है कि एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू आर 1 आर माइनस 1। ठीक, पर
एक माइंड सेट होता है जिसपे ये बच्चे दोनों फॉर्मूले में कंफ्यूजन में हो जाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि एक ही फॉर्मूला याद करें। अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला याद करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाला याद करते हैं तो फिर आपको एक थोड़ा ध्यान में और चीज रखनी पड़ेगी। क्या? जब आपसे कोई पूछेगा कि इसका फॉर्मूला बताइए, आप बताएंगे Sn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। बस इसी जगह पे गलती हो जाएगी। क्या गलती? जब आपने कहा ना ए आर की पावर n माइनस 1, बस वहां पे ये ध्यान रखना है कि ये माइनस 1 n के साथ माइनस नहीं हो रहा है, आर की पावर n के साथ माइनस हो रहा है। ये ध्यान में रखना, ये मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये कुछ आपको फॉर्मूले बता दिए। अब बच्चों मैंने इस क्लास में आपने ये फॉर्मूले देख लिए हैं, वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इन सारे फॉर्मूलों को एक जगह अच्छे से लिखिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पे नीचे दिख गया है, क्या लिखा है मेरे लाल? एक बार पढ़ना प्लीज। लिखा है गुणोत्तर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, मैं सच बताऊं बच्चों, अभी कल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं कि मैंने कल एक वीडियो बनाया और वो वीडियो लगभग 1 से 1.5 घंटे का बना चुका था मैं, और आज तो मैंने 20 मिनट में इंट्रोडक्शन दिया है। कल मैंने लगभग 25 मिनट लिए थे और उसके बाद 1.5 घंटे का वीडियो मैंने बनाया। इस एक्सरसाइज के टोटल मैंने 7 से 8 क्वेश्चन खत्म कर दिए और लास्ट में जाके हुआ क्या कि जिस लैपटॉप में वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो हैंग कर गया, पूरा वीडियो बेकार। तो गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/2, 5/4, 5/8, तो ऐसी भी सिचुएशन आती है का 20वां पद डॉट 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 है बच्चों, यहां पे डॉट 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 का 20वां पद, 20वां पद हुआ, nवां पद ज्ञात कीजिए, ये बोला गया है। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले nवां पद निकालते हैं, उसके बाद 20वां पद तो अपने आप आ जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको हल करते हैं और ध्यान से देखते हैं कि इसका प्रथम पद क्या है। इसका जो प्रथम पद है वो है 5/2। ठीक, इसका सार्व अनुपात क्या है? इसका सार अनुपात है R इक्वल टू 5/4/5/2। ऐसा क्यों? फॉर्मूला होता है R बराबर A2/A1 या A3/A2, जो ऊपर है उससे कम नीचे होना चाहिए। ठीक, समझ में आई बात? अब इसको सॉल्व करोगे आप तो आई थिंक आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/2। सॉल्व तो कर ही लोगे ना बच्चों। तो R का जो आंसर आया वो कितना आया? 1/2। अब इसका आपको कौन सा पद निकालना है? nवां पद। अच्छा ठीक है, nवें पद का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी? a r की पावर n माइनस 1, ये nवें पद का पद। अब a की वैल्यू कितनी है? 5/2। r की वैल्यू कितनी है? 1/2। ध्यान देना बच्चों, इसकी पावर कितनी है? n माइनस 1। अब आप सोचोगे कि सर n की वैल्यू नहीं दी है। n की वैल्यू नहीं दी, क्यों? क्योंकि nवां पद है, अगर 20वां कहा होता तो n की वैल्यू 20 होती। ठीक है ना? तो अभी ध्यान से देखो, आप 5/2 लिखोगे और उसके बाद इसको हम अलग अलग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 की घात n और गुणे में 1/2 की घात -1। काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने इसको लिखा 5/2 गुणे 1/2 की पावर n, बहुत ध्यान से प्लीज सुनिएगा। और 1/2 को अगर हम 2/1 कर देंगे तो उसकी जो पावर है ना वो प्लस हो जाए। ठीक, ये रूल होता है, इंडिसेस चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा कहीं। तो ये 2 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, अब बचेगा 5 गुणे 1, क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही होता है। तो 5/2 की घात n, ये इसका कौन सा पद निकल आया है? nवां पद निकाल। अब यहां से अगर हमें इसका nवां पद मैंने निकाल लिया है तो अब इसका हम निकालेंगे 20वां पद।
अब 20वां पद ज्ञात करने के लिए n बराबर हम क्या रख देंगे 20। इसका मतलब 5/2 की घात, समझ में आई बात, ये 20 लिखा है 2 की घात 20। क्लियर हुआ। 2 की घात 20 को हल करना इतना आसान नहीं, ठीक है, तो पढ़ा रहने दोगे। 2 की घात 10 का मान 1000 कितना होता है 1024। 1024 को 1024 से गुणा कर लो, पता चल जाएगा 2 की घात 20 का मान। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसका पहला पद क्या है, इसका दूसरा पद क्या है, सब समझ में आया होगा। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद भी समझ में आया होगा, गुणोत्तर श्रेणी का जो है n पदों का योगफल भी समझ में आया होगा, सारे फॉर्मूले भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं कि अब इसका दूसरा क्वेश्चन करता हूं। अब ध्यान से देखना इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मुझे कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद, 8 ये हमें ज्ञात। फिर क्या है इसका 8वां पद, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 8वां पद। 8वां पद तो हम लिखेंगे 8वां पद। अच्छा 8वें पद को हम क्या लिखेंगे A8। ये हमें दिया हुआ है 192 और इसका सार अनुपात जिसे बच्चों हम लोग आर से बोलते हैं, कॉमन रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं, वो कितना है 2। ये दिया। अब मुझे बोला गया है कि इसका 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक, 12वां पद, 12वें पद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा AR⁻11। इसका मतलब मुझे पहले ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। आर तो पता है पर ए नहीं पता है। ए को ज्ञात करने के लिए 8वां पद काम आएगा। 8वां पद से हम ए निकाल लेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 8वां पद A8 = 192 गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं AR⁻, 8वां पद निकाले ना तो 8 - 1, क्योंकि फॉर्मूला आपने भी पढ़ रखा है कि AN = AR⁻n-1। मैंने वो यूज किया 192 लिखा, यहां आ जाएगा AR�7, ठीक, और इक्वल टू 192। अच्छा एक काम करते हैं, आर का मान भी रख लेते हैं, 2 की घात 7। अब इतना समझ में आया, हमने लिखा A = 192, 2 की घात 7 का मान जो मैंने निकाला वो यहां से निकलेगा 2 की घात 6 का जो मान होता है 64 और 7 का 128। क्लियर, ए का मान इतना निकला। काटेंगे पीटेंगे इसको, ठीक है, पीटेंगे नहीं काटेंगे, मतलब यार तुम लोग भावना में मत जाओ। तो इतना समझ में आया क्या, अब इसको काट पीट लेते हैं और हम लोग इससे ए का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो 4 से काट के देखते हैं। 4 3 12, 4 को 16, 4 को 16 और 3 बचेंगे, 4 8 32 और 4 से काटते 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, 4 से उड़ा दिया मैंने इसको। फिर उसके बाद ये 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32 और 16 3 48। इसका मतलब ए बराबर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 3/2। अब इससे आपको कौन सा पद निकालना है, अब इससे आपको 12वां पद निकालना है। अतः 12वां पद अगर आपको ज्ञात करना है, इसका मतलब A12 = फॉर्मूला क्या यूज करेंगे AR⁻12 - 1। इसका मतलब यहां से आप देखोगे AR⁻11 और A की वैल्यू 3/2 है और R की जो वैल्यू है वो इस क्वेश्चन में 2 दी गई है, 2 की घात 11। अब ये इससे कट जाएगा तो 2 की घात 10 बचेंगे। इसका मतलब 3 × 2 की घात 10, ठीक, और 2 की घात 10 का जो मान होता है वो होता है 1024। इसको गुणा कर लोगे तो 24 को 24, 24 दूना 48, 24 दिया 72। इसका मतलब 3072 इसका आंसर आ जाएगा। 12वां पद आपको क्या समझ में आ रही बात। इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को हल करना है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे की भी इसके बारे में लोग बात करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या लिखा है बच्चों स्क्रीन पे, एक बार देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन लिखा है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद, 8वां पद और 11वां पद क्रमशः पी क्यू और एस है, तो दिखाइए कि Q² बराबर PS, ये दिखाना है। मतलब इस क्वेश्चन में
कुछ दिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सस्ता क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। सस्ता क्वेश्चन का मतलब है क्या, आसान क्वेश्चन है। किसी श्रेणी का पांचवा, तो इस क्वेश्चन में दिया है कौन सा पद दिया है, पांचवा पद। इसका मतलब पांचवा पद दिया है a5 बराबर कितना दिया हुआ है पांचवा पद, वेट करना एक सेकंड। पांचवा पद जो दिया हुआ है वो दिया हुआ p, फिर उसके बाद इसका आठवां पद वो दिया हुआ है q, और उसके बाद 11वां पद वो दिया हुआ है s। ठीक, दिखाना है, मैं यहां लिख रहा हूं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ये हमें बच्चों क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इतना तो समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। तो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे लैपटॉप में बच्चा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये हमें दिया है, तो हमें पांचवा पद, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि a5 बराबर p है, तो a5 मतलब ar की पावर 4 बराबर p। ठीक, इसके बाद इसी प्रकार मैं क्या कह सकता हूं कि a8 दिया हुआ है, तो a8 मीन्स ar की पावर 7 इक्वल टू q। फिर 11 दिया हुआ है ar की पावर, की पावर 11 है तो मतलब वो 10 हो जाएगा, क्योंकि 11वां पद दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ s। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कि इसका ये वाला लिखा हुआ ना, हम लोग लिखेंगे अतः क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है, ar की पावर 7 और उसका स्क्वायर। और p की वैल्यू कितनी है, p की है ar की पावर 4 और s की है ar की पावर 10। बहुत सस्ता क्वेश्चन है। a स्क्वायर और r की पावर 14, a स्क्वायर और r की पावर 14 प्रूव हो गया। कुछ नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको हम सस्ता क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, फोर्थ भी आई होप आपको दिखा होगा, वेट करें। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि किसी गुणित श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। मतलब इस क्वेश्चन में कहा है कि जो चौथा पद है, जो इसका चौथा पद है वो दूसरे पद का वर्ग है। ये बोला गया है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, मतलब चौथा जो पद है वो दूसरे पद का वर्ग करने पर प्राप्त होता है। और प्रथम पद जो है वो -3 है, तो सातवां पद आपको ज्ञात करके दिखाना है। समझ में आई बात, क्वेश्चन दिया। ठीक, हल करते हैं। कितना निकालना है, इसका सातवां पद आपको निकालना है। ठीक, तो ध्यान से सुनिए बच्चा, देखना हम लोग क्या करेंगे, a की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर और उसकी सॉरी a2 और उसका स्क्वायर। a की पावर 4 का जो मान निकालेंगे वो आएगा ar की पावर 3, क्योंकि एक कम आता है, जो पढ़ा है आपने, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया है। a2 की वैल्यू ar वर्ग और उसके बाद इसका स्क्वायर, इसका मतलब ar क्यूब, और यहां से आएगा ar स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी तो हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाला a से ये इधर कटेगा, अब इधर ये बचा है अभी, इधर का स्क्वायर पूरा और इधर r बचेगा। इसका मतलब r जो है ना वो a के बराबर है, ऐसा हमें पता चला। r जो है ना वो किसके बराबर है, r जो है वो a के बराबर है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि r a के बराबर है, तो इसका मतलब जो -3 है ना वही क्या है, r का भी मान क्या है, -3 है। कौन सा पद पूछा है, सातवां पद। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः मेरे लाल इसका सातवां पद a7 इक्वल टू ar की पावर 6 -1 नहीं 7 -1, तो बचेगा ar की पावर 6। लेकिन हमें पता है कि a जो है ना, जो r है ना वो a के बराबर है,
इसका मतलब मैं यहां कर सकता हूं a, और यहां भी कर सकता हूं a की पावर 6, इसका मतलब ये a की पावर 7 हो जाए। a का वैल्यू कितना है -3 और उसकी पावर 7, तो 3 की घात अगर हम लोग 4 करते हैं तो 81 आता है। 5 करते हैं अगर हम लोग 3 की घात तो 243 आता है। और अगर हम लोग 6 करते हैं तो 700 के आसपास कुछ आता है, 729 शायद। और 7 करेंगे तो आएगा आपका 2187। यस, 2187। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 को 7 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये सब आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों? अभी तक हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, अब पूछा गया है अनुक्रम का कौन सा पद, और उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल। तीनों के तीनों आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं एक बताऊंगा, बाकी दोनों आपको खुद करने हैं बच्चों, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखना, मैं एक बता दूंगा फर्स्ट वाला, और बाकी दोनों आप कर लेना क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। पूछा है कौन सा पद 128 है, तो मैं एक काम करता हूं, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं। श्रेणी क्या लिखी है, 2, फिर उसके बाद लिखा है 2√2, √2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। यहाँ हो गया 4, फिर √2 से ही गुणा हुआ तभी 4 हुआ है, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद हो गया 128। कितना हो गया आंसर, 128 इसका आंसर हो गया। सॉरी, कहां हुआ कि 128। पूछा है कि कौन सा पद 128 है, 128 कौन से नंबर पे आएगा? जैसे तीसरे नंबर पे 4 है ना, वैसे कौन से नंबर पे ये आएगा 128? हल करते हैं। तो सबसे पहले मतलब इसमें हमको कौन सा पद ज्ञात करना, मतलब n की वैल्यू ज्ञात करना। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि a बराबर तो कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 2, r बराबर निकालने के लिए 2√2 करके हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो r बराबर भी हमको पता चल जाएगा कि √2, a भी पता हो गया और r भी पता हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि माना nवा पद 128 है। भाई nवा ही पद तो हम लेंगे ना, तो अगर nवा पद 128 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a की पावर r n-1 इक्वल टू 128, यही होता है nवा पद। a और r की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है √2, और उसकी पावर कितनी है n, और माइनस में क्या 1, और इक्वल टू 128। अब इसको हल कर ले जाओ तो आपका काम हो जाएगा, बस हल करना ही मेन है। अलग अलग करते हैं, 2 को अलग कर दिया, और √2 की पावर n को अलग कर दिया, और उसके बाद ये जो √2 की पावर 1 लिखी है ना, इसको अलग कर। बहुत ध्यान से प्लीज सुनो, मैंने कहा ना कि जो √2 है ना, इसको चाहो तो एक और भी है, और एक और तरीका है, हम और अच्छे वाला बताते हैं। रुक जाओ, इस 2 को नीचे ले जाओ, तो हो जाएगा आपका √2 की पावर n-1, और इक्वल टू 2 नीचे जाएगा, 64 बचेगा 128 का आधा करने में। इतना तो समझ में आ जाओ। अब हमारे पास है √2 की पावर n-1, और इक्वल टू 64 को आप लिख सकते हो 2 की घात 6 का मान 64 होता है। यहाँ √2 है और यहाँ पे 2 है, इसको भी √2 बना ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। इसको भी क्या बना लो, √2 बना लो, आपका काम हो जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि आप इसमें 1/2 लिख लो, और उसके बाद इसकी पावर और इससे गुणा कर दो, कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वही वाला बता देता हूँ, वो ज्यादा क्लिक करेगा दिमाग को। मैं इसको 2 लिखता हूँ, और उसकी पावर 1/2, और पूरे की जो पावर है वो कितनी है, n-1। तो 2 की पावर कितनी है इधर, 6, उसको मत छोड़ो भाई, इसको भी कर सकते हो, √2 की पावर 12 बन जाएगा, पर पढ़ा भी आंसर आ जाएगा। अब देखो इधर से आ जाएगा 2 की पावर 1/2, और n-1, और इधर आ जाएगा 2 की पावर 6। भाई ये आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर आपको इंडिसेस पढ़ना पड़ेगा। अब 2 इधर भी 2 इधर भी, तो हमने क्या किया, 1/2, फिर n-1, और बराबर कितना इधर 6। हमने घातों की तुलना कर दी, यानी घातों की तुलना करने पर। अब 2 से इसको गुणा कर दो, n-1 बराबर कितना हो गया, 12। जो मैं कह रहा था ना कि वहां 12 बनेगा, फिर ये नहीं करना पड़ता। अब उधर जाके n बराबर 13 आ जाएगा। कई तरीके थे, 3 तो तरीके हमें को पता चले, एक बताया नहीं अभी, एक मैं यहाँ कुछ और करने जा रहा था, अलग अलग कर रहा था, और इससे और आसान वाला बता दिया मैंने। तो उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन नहीं 5 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे।
जो 2 क्वेश्चन आपको और स्क्रीन पे दिख रहे होते वो क्वेश्चन भी बच्चों आप लोग कर रहे, ठीक। 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, कल से अब गुणनफल श्रेणी के और क्वेश्चंस को करेंगे। टोटल मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। कल फिर से हम लोग क्या करेंगे, इनके आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है, जहां तक मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द से जल्द ये आपका खत्म हो जाएगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि लगभग आपको 10 क्वेश्चन और करा दूं। टोटली 10 क्वेश्चन में पूरी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ। हाँ, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि कुछ समस्या थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। अगर वो समस्या नहीं होती है तो फिर वीडियो कंटिन्यू आता रहेगा बच्चों, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।